हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर दीजिए इस 2023 में, क्योंकि 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। इसलिए पूरी मेहनत करिए कि 2023 में आपके हाथ में एक जॉब हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है, ये करंट अपडेट्स की वीडियो है, या फिर करंट अफेयर भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है करंट अपडेट्स की, हम दिन में दो बार बनाते हैं। एक बार शाम को 8 बजे आती है, एक टाइम सुबह 8 बजे आती है। तो ये सुबह 8 बजे वाली है, ये मॉर्निंग की 8 बजे वाली करंट अपडेट्स की वीडियो है। आज डेट क्या है? 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी 2023 की मॉर्निंग की करंट अपडेट की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च पुदुमई पिन स्कॉलरशिप स्कीम। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है ये स्कीम। क्या नाम है स्कीम का? पुदुमई पेन स्कॉलरशिप स्कीम। तो अगर स्कॉलरशिप हम समझने की कोशिश करें, अगर इसके नाम से समझने की कोशिश करें, देखिए पुदुमई पेन का तो मतलब नहीं पता होगा हम लोगों को, लेकिन ये तमिल में होगा कुछ। लेकिन जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप किस चीज में दी जाती है? देखिए पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन्हीं चीजों में स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ फंड प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चा जो है आगे पढ़ सके अच्छे से और दूसरों को पैसे की परेशानी ना हो। यही होता है ना जो स्कॉलरशिप में होता है। तो यही होगा इसमें भी, स्कीम में। ये जो आपकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो होंगे उनको ये क्या देगी? उनको ये फंड देगी, और उसके बाद क्या होगा? ये अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस स्कीम के अंडर होगा। ठीक है। तो ये जो आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है ना, कौन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ने इसका अनाउंसमेंट, ये जो स्कीम है इसका अनाउंसमेंट 2022 में कर दिया था। ठीक है। अब 2023 में इसके लिए जो है, जो तमिलनाडु का बजट आया है उसमें पैसे सैंक्शन किए गए इसके लिए। तो कितने पैसे इस स्कीम के द्वारा जो है लगाए जाएंगे? तो कितने पैसे लगाए जाएंगे इस स्कीम के द्वारा? 698 करोड़। कितने? 698 करोड़ रुपए जो है वो इस स्कीम के द्वारा जो है आपकी तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो जो है ये पैसे किसको देगी? ये पैसे जो है गवर्नमेंट जो स्कूल है उनको देगी, मतलब बच्चों को देगी, है ना। जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए इनको यूज करेगी। ठीक है। जो भी बच्चे होंगे, और बेसिकली इस पे फोकस किया गया है जो फीमेल स्टूडेंट्स है, मतलब जो बच्चियां है ना, उनके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा। उनकी जो पढ़ाई है उनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके। देखिए ये जो स्कीम है आपकी पुदुमई पेन्नई, ये पहले एक मैरिज से रिलेटेड स्कीम हुआ करती थी। ये तमिलनाडु में ये पहले मैरिज से रिलेटेड स्कीम हुआ करती थी। इस स्कीम में क्या था कि जो मैरिज होती है ना, मैरिज असिस्टेंट स्कीम थी पहले। मैरिज असिस्टेंट स्कीम, इसमें क्या था कि जो मैरिज होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको उनकी मदद करवाती थी गवर्नमेंट, अपनी तरफ से उनको पैसे प्रोवाइड कराती थी, फंड प्रोवाइड कराती थी, ताकि उनकी शादी जो है अच्छे से हो सके, अच्छे से निपट सके शादी। ये काम क्या था? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट कराती थी। अब उसी स्कीम को हायर एजुकेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया है ना, हायर एजुकेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो स्कीम है इसको हायर एजुकेशन के लिए बना दिया गया है, ताकि जो है अच्छे से पढ़ सके जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ज्यादा फोकस बच्चियों के ऊपर रहा है, इसलिए बच्चियां जो है, लड़कियां जो है वो अच्छे से पढ़ सके, है ना। गर्ल्स जो है वो अच्छे से पढ़ सके, जो भी फीमेल स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ सके। ये इस स्कीम का क्या है? मोटिव है। इस स्कीम का ये क्या है? मोटिव है। ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शमिका रवि अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ EACPM। EACPM, EACPM क्या है? पहले हमको ये पता होना चाहिए EACPM क्या है। देखिए EACPM है आपका इकोनॉमिक, EACPM है आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को जो इकोनॉमी एडवाइस देगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड एडवाइस देगी, वो वाली काउंसिल जो प्रधानमंत्री को इकोनॉमी से रिलेटेड क्या देगी, जो भी आपकी एडवाइजरी देनी होगी, जो भी एडवाइस देगी, वो ये वाली जो है, ये जो आपकी काउंसिल होगी ये देगी। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये जो काउंसिल है ये जो है आपकी काउंसिल है जो या तो गवर्नमेंट की बात कर सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर डायरेक्टली प्रधानमंत्री, इनके जो पीएम हो गए आपके, इनको जो है एडवाइस दिया करेगी। इसमें टोटल एक तो इसके हेड है ना, एक तो इसके हेड हो गए, और एक इसके परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो 6 हैं वो इसके नॉन परमानेंट मेंबर है, मतलब पार्ट टाइम मेंबर है जिसमें काम कर रहे हैं। तो इसके मेंबर की तरह ये जो है आपकी शमिका रवि जी, इनको इनके मेंबर की तरह जो है इसमें लाया गया है। वैसे मैं शमिका रवि जी की बात करूं, ये एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है, और मतलब वैसे बेसिकली इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, आउटसाइड इंडिया है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। इनको जो है इसका
मेंबर बनाया गया है। ओके, इसके बारे में आप जान लीजिए, ईएसी पीएम के बारे में। इसका काम क्या है, ईएसी पीएम का काम है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है, ताकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बनाई क्यों गई है, ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर प्रधानमंत्री जी को, या तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी को, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज होने वाली है, क्या क्या जो है फैसले लिए जा सकते हैं, किस किस चीजों पर काम किया जा सकता है, ताकि इकोनॉमी की जो है इंप्रूवमेंट की जा सके, हमारी इकोनॉमी है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कितने मेंबर बता दिए, 6 मेंबर, 6 7 8 मेंबर बता दिए। ये तो एक है जो अभी अभी ऐड हुई है। कौन है जो एक ऐड हुई है, समीका रवि जी। तो अब पहले हम बात करते हैं, ये जो हेड मैंने बताए, इसके हेड कौन है, इसके हेड है जिनका नाम है आपका विवेक, जिसका नाम है आपका डॉक्टर विवेक देव रॉय। क्या नाम है, डॉक्टर विवेक देव रॉय। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ये इसके हेड है। ओके, डॉक्टर विवेक देव रॉय। और अगर इनकी बात करूं, ये जो है आपके जो परमानेंट मेंबर हैं इसके ऑलरेडी, ये पार्ट टाइम मेंबर की तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि बदलते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो परमानेंट मेंबर है और जो हेड है वो मैंने आपको बता दिया, विवेक देव रॉय। और जो आपके परमानेंट मेंबर है, जो परमानेंट एकदम है, वो है आपके संजीव सान्याल। कौन है, श्री संजीव सान्याल। ये इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके परमानेंट मेंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज इकोनॉमी, है ना। हेरिटेज क्या होता है, हेरिटेज जो हमको विरासत में चीजें मिली होती है उनको बोलते हैं हेरिटेज की हमारी चीजें, है ना, जो विरासत में हमको चीजें मिली होती हैं। तो लिविंग हेरिटेज का मतलब क्या हो गया, लिविंग हेरिटेज का मतलब हो गया ऐसे हेरिटेज जो जिंदा है। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको विरासत में मिलती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होती है ना, पूरी तरह से ऐसी नहीं होती जैसे वो अपने टाइम पे हुआ करती होगी, तो है ना। लेकिन जो लिविंग हेरिटेज होते हैं, लिविंग हेरिटेज का मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग कर रहे हैं जो ये काम उस समय पे करते थे। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है उसका क्या काम होता है, बच्चों को पढ़ाना, ये जो आपके कॉलेजेस है उनको एफिलिएट करना, यही काम होता है। तो जो ये काम उस समय पे करती थी, जिस काम के लिए इसको उस समय में बनाया गया था, अभी भी यही काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिविंग अपना काम कर रही है। अगर ऐसा है कुछ कि जिस काम के लिए पहले यूज होती थी उस काम के लिए यूज नहीं होती, जैसे मान लो बहुत सारे आपके महल है राजस्थान में, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े महल हैं, चित्तौड़ का महल, आमेर का महल, बहुत बड़े बड़े महल है, लेकिन जिस काम के लिए पहले इस्तेमाल हुआ करते थे अब उस काम के लिए थोड़ी इस्तेमाल होते हैं, अब तो वो टूरिस्ट प्लेस बन गए, तो वो क्या है, लिविंग हेरिटेज नहीं है। लेकिन जो ऐसी चीज है जो जो काम कर रही थी पहले वही काम अभी भी उनके अंदर हो रहा है, उनको बोलते हैं लिविंग हेरिटेज। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये भारत की यूनिवर्सिटी है। ये कब खोली गई, ये 1921 में खोली गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े राइटर हैं हमारे यहाँ की जो ये है आपकी नेशनल एंथम है वो इन्होंने लिखी है, जनगणमन। ओके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये खोली गई थी यूनिवर्सिटी 1921 में, 1921 में यूनिवर्सिटी खोली गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको यूनेस्को ने, यूनेस्को के बारे में भी आपको बताऊंगा। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को ने दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। लिविंग हेरिटेज मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी का दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है जो जिंदा भी है, मतलब जो काम कर रही थी वो काम भी कर रही है और हमको विरासत में मिली है। ठीक है, हेरिटेज मतलब जो विरासत में हमको चीजें मिलती है, तो इसका दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। देखिए अब हमको क्या जानना होगा, पहले थोड़ा सा ये जो भारतीय यूनिवर्सिटी है, विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में खोली गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में खोली गई थी। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें ना, ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पे फोकस करती थी। डाइवर्सिटी मतलब देखिए, डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया, जो अलग अलग चीजों में काम होता है ना उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में बहुत सारे, जैसे इंडिया में रिलीजन की डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डाइवर्स रिलीजन मिलते हैं, मतलब हर प्रकार के रिलीजन इंडिया में मिलते हैं। इसका मतलब सब अलग अलग रिलीजन मिलते हैं, रिलीजन मतलब धर्म मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी है इंडिया में। ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक ही रिलीजन मिलता है ना, बहुत सारे देश हैं ऐसे, तो उनके यहाँ डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। फिर मैंने कल्चर की बात करी थी, हमारे यहाँ साउथ के कल्चर अलग होगा, नॉर्थ का अलग होगा, सेंट्रल इंडिया का अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है, सबके हमारे कल्चर अलग अलग है ना। हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, मैंने आपको बताया था, ये भी हमारी डाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो ऐसी चीजें
जो बहुत सारा अलग अलग होती है, उनको जब बहुत सारी चीजें अलग अलग होने लगती है ना, तो उसको बोल देते हैं डाइवर्सिटी है यहाँ पे, मतलब डाइवर्स चीजें यहाँ पे हो रही है, मतलब अलग अलग चीजें यहाँ पे हो रही है। तो ये जो आपकी, हाँ, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है बहुत ज्यादा डाइवर्स यूनिवर्सिटी है। क्यों? अब यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी कैसे डाइवर्स हो सकती है ना? कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा कि कुछ अलग अलग करती होगी। तो देखिए यूनिवर्सिटी का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है ना, बच्चों को पढ़ाना और उनको डिग्री प्रोवाइड करना। तो इनकी जो डाइवर्सिटी होगी वो किस चीज में होगी, जो है कोर्सेज कराते होंगे, जो है डिग्री प्रोवाइड कराते होंगे, उसी में होगी इनकी जो आपकी डाइवर्सिटी होगी। तो ये बहुत डाइवर्स यूनिवर्सिटी है किस चीज में, ये कोर्सेज जो करवाती है ना, कोर्सेज जो प्रोवाइड कर, मतलब डिग्री जो प्रोवाइड करवाती है, कोर्सेज जो करवाती है। जैसे ये आर्ट्स में भी प्रोवाइड कराती है, आपका है नीचे दिख रहा है, हाँ, ये आर्ट्स में भी प्रोवाइड कराती है आपकी डिग्री। ये किसी लैंग्वेज में अगर आपको करना है ना, तो उस लैंग्वेज में भी आपको डिग्री प्रोवाइड कराती है। डजंट मैटर कौन सी लैंग्वेज में करना है, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी कराती है। ह्यूमैनिटीज के कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं ये जो आपके जीएस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सब आते हैं आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, हिस्ट्री, ये सब आपके आपके कहाँ आते हैं, ये सब आपके आते हैं ह्यूमैनिटीज में, है ना। ह्यूमैनिटीज में आपको चाहिए डिग्री, तो ह्यूमैनिटीज में भी प्रोवाइड कराएगी। ओके, म्यूजिक में चाहिए, म्यूजिक में भी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये जो है आपको प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है आपको, वो आपको जो है डिग्री प्रोवाइड कराती है। फिर एक ये तो हो गया डिग्री के लिए डाइवर्सिटी। और किस चीज में डाइवर्सिटी कर सकती है, अलग अलग लैंग्वेज में भी सिखा सकती है, ये भी तो डाइवर्सिटी हुई, ये बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में काम करेगी। तो ये हिंदी लैंग्वेज में भी काम करेगी, मतलब हिंदी, जो बच्चे हिंदी जानते हैं, जिनका एडमिशन हिंदी में लिया है, तो उनको हिंदी में सिखाएगी। और जिस किसी को बंगाली में सिखाएगी, किसी को और भाषा में, इंग्लिश में भी चलेगा, ऐसे करके भी डाइवर्सिटी हो सकती है। तो जैसे इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, तो ऐसे बहुत सारी भाषाओं में भी सिखाएगी, ये डाइवर्सिटी हो गई। और ये बहुत सारे कल्चर्स के ऊपर ही फोकस करती है, अलग अलग कल्चर के ऊपर, जो एशिया के कल्चर है बेसिकली। जैसे इंडियन कल्चर के बारे में भी सिखाएगी बच्चों को ये, है ना। फिर चाइनीज कल्चर के बारे में पढ़ाएगी आपको। देखिए चाइनीज कल्चर के बारे में पता है क्या बोलते हैं, चाइना को क्या बोलते हैं। अगर चाइना से रिलेटेड कोई चीज आती है ना, तो वहां पे आपको एक शब्द लिखा हुआ होगा, चाइना से रिलेटेड अगर कोई चीज आती है, उसका नाम क्या है, सीनो। सीनो लिखा हुआ होगा। तो जहां पे सीनो लिखा हो ना, तो आप समझ जाइए यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, ठीक है। तो सीनो एशियन जो है कल्चर के बारे में बताई जाएगी। इंडिया के कल्चर के बारे में बताया, नहीं, इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जाएगा। सीनो जो एशियन कल्चर है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो है ये बताएगी, ठीक है ना। मैंने आपको बाकी बता दिया, जो इसकी डाइवर्सिटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज्यादा डाइवर्स फील्ड में काम करती है, और हर तरह की, हर लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करती है। और बहुत सारी डिग्री अलग अलग सेक्टर्स की जो है वो देती है। और बहुत सारे कल्चर जो है आसपास भारत के, उनके बारे में भी पढ़ाती है। तो बहुत ज्यादा डाइवर्स वो है आपकी क्या यूनिवर्सिटी। फिर अब हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में जानते हैं। पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म जानते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनेस्को की आपकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसी का कोई पार्ट है, उसी की एक बॉडी है आपकी यूनेस्को, उसी की बॉडी है आपकी यूनेस्को। तो इसकी फुल फॉर्म देखें अगर, तो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बन गई है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये है आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, फुल फॉर्म आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये किसकी बॉडी है, ये यूएन की, मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, ठीक है। ये कब खोली गई थी, कब स्टार्ट हुई थी ये हुई थी आपकी 1945, 16 नवंबर 1945। तो अगर हम उसकी बात करें ना यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन कब खोला गया था, यूनाइटेड नेशन भी 1945 में खोला गया था, ये भी 1945 में खोली जा रही है। इसका मतलब जब से यूनाइटेड नेशन बना है, जब से हमारा संयुक्त राष्ट्र बना है, तभी से ये बनी हुई है, तभी से चल रही है, उसके साथ साथ बनी होगी और तभी से चल रही है ना। तो मतलब उसी की बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसके बारे में जाने तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ पे आपका, पेरिस पड़ता है आपके फ्रांस में। जो फ्रांस आपका देश है उसकी कैपिटल है पेरिस। तो पेरिस में इसकी जो है हेडक्वार्टर है, इसका पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये प्रमोट करती है
कोऑपरेशन प्रमोट करती है। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज हुई, साइंटिफिक चीजें हुई, अलग अलग कल्चरल की जो चीजें होती हैं, कल्चर की जो चीजें होती हैं, उनको प्रमोट करने का काम करती है। अब ये प्रमोट कैसे करेगी? जैसे ये यूनिवर्सिटी है, इसने इसको पहली दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का वो दे दिया, खिताब दे दिया। अब इसको क्या होगा, अब इसके बारे में दुनिया जानेगी, क्योंकि यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, तो सब इसको इस पर नजर रखते हैं, बहुत ज्यादा सही जो चीजें करती है, बहुत ज्यादा सही करती है, सब उसके बारे में पढ़ते हैं, सब देखते हैं। तो जब इस यूनिवर्सिटी को, हमारी जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी, इसने जब दर्जा दिया है इसको फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट का, हेरिटेज यूनिवर्सिटी का, तो क्या होगा, तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा, पूरी दुनिया इसको जानेगी, पूरी दुनिया इसके बारे में जानना चाहेगी भाई ऐसा क्या है कि इस यूनिवर्सिटी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसके यूनेस्को के द्वारा, इतनी बड़ी बॉडी है यूनेस्को, इतने सालों से चली आ रही है, 1945 से चली जा रही है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का प्रमोशन मिल गया उसको, है ना। अब जब इसको प्रमोशन मिलेगा तो इसके ऊपर काम होगा, इसको और इंप्रूव किया जाएगा, है ना। उसी तरह ये बहुत सारी चीजों को जैसे देती है, उसी तरह ये बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको देती है ना। बहुत सारी जगह होती है उनको देती है, बहुत सारे खाने होते हैं उनको देती है। क्यों देती है? क्योंकि उनको प्रमोट किया जा सके। जो एक जगह के फेमस चीजें होती है ना, उन सबको देती है। जैसे इन्होंने धोलावीरा को दिया था इसने थोड़ी देर पहले, है ना। बहुत सारे हमारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं पुराने पुराने, उसको दे रखा है इन्होंने किसने, यूनेस्को ने जो है आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। ऐसी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ बहुत सारी, उनको दे रखा है, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी चीजों को देती है दर्जा, ताकि उनका प्रमोशन उसके ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए, और जब ज्यादा लोग वहां आएंगे, टूरिज्म होगा या ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे, तो जो गवर्नमेंट है उसको काम करना पड़ेगा उसके लिए, और उसको अच्छे से मेंटेन करना होगा, ठीक है, अच्छे से उसको मेंटेन करेगा। ये काम किसका है? ये काम है आपका यूनेस्को का प्रमोट करना। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड साइट हो, कोई भी आपकी साइंटिफिक साइट हो, या कोई भी साइंटिफिक चीज हो, साइट ही नहीं कोई भी चीज हो सकती है, और कोई भी कल्चर रिलेटेड चीज हो, जैसे लैंग्वेज भी कल्चर रिलेटेड है, फूड भी आपका कल्चर रिलेटेड है, कपड़े जो वस्त्र होते हैं वो भी आपके कल्चर रिलेटेड है ना। तो ये सब चीजें जो है ये भी कल्चर रिलेटेड है। तो ऐसी कोई भी चीज उसको प्रमोट करने का काम करती है कौन? यूनेस्को। और प्रमोट कैसे करती है? उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देके। ओके, चलिए, हेरिटेज मतलब मैंने आपको बता दिया, है ना, जो आपको विरासत में चीजें मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, आज की लास्ट न्यूज। तो देखिए आज 4 ही न्यूज है, क्योंकि बोर्ड पे आ नहीं पाई थी तो मेरे पास 6-7, लेकिन आ नहीं पाई थी बोर्ड पे। कोई नहीं, शाम की जो वीडियो होगी उसमें उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फोर्थ न्यूज क्या है आपकी? मेगा अर्थक्वेक विल हिट इंडिया एंड पाकिस्तान सून। तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक मतलब भूकंप, इंडिया और पाकिस्तान को बहुत जल्दी जो है हिट करेगा, मतलब आएगा पाकिस्तान और भारत में। ये किसने कहा है? ये किसी ने कहा है, बताऊंगा किसने कहा है। ये बोला गया है ना, बहुत ही जल्द, सून मतलब बहुत ही जल्द आएगा। तो देखिए जैसे अभी अर्थक्वेक वहां पे आया ना, जैसे अभी भूकंप आया टर्की में और सीरिया में, देखिए दोनों जगह आया। कहीं भी आप मेंशन करेंगे, दोनों नाम मेंशन करने। हाँ, तबाही ज्यादा टर्की में हुई है, लेकिन आया दोनों जगह, क्योंकि कुछ तबाही वहां भी हुई है, सीरिया में भी हुई है। तो वहां पे बहुत बड़ा वो आया अर्थक्वेक। कल तक बताया गया था कि आपके 8,000 के आसपास तक लोग मर चुके हैं इस अर्थक्वेक में, जो भूकंप आया, ठीक है। और जो बिल्डिंग्स तबाह हुई है उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो अभी जो है, और अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें जो है अपडेट होनी है, अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट होनी है कि मतलब क्या अपडेट होनी है कि कितना अभी काउंट होगा, है ना। डेथ का काउंट जो है, डेथ टोल है, अभी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि अभी जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है, अभी लोगों को बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जो जमीन के नीचे जो बिल्डिंग गिर गई है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है, वहां से लोगों को भी निकाला जा रहा है उसके नीचे से। उसके बाद पता चलेगी जब एग्जैक्ट पूरी सफाई होगी, पूरा काम जो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ खत्म होगा काम, उसके बाद पता चलेगी कितने लोगों की एग्जैक्ट मृत्यु हुई है। उसके बाद भी एग्जैक्ट की पता नहीं चलती है, पर फिर भी अंदाजा तो उसी के बाद लगेगा। क्योंकि देखिए आपकी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या बोल दिया है? उसने बोल दिया है कि जो इस 8,000 है ना, इस 8,000 का 8 गुना कर लें, 8 गुना कर लें तो क्या हो जाता है? 64,000 के लोग आसपास लोग जो हैं वो मरे होंगे कम से कम। इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, इतना बड़ा भूकंप आया, ठीक है। तो ऐसा ही भूकंप भारत पाकिस्तान में भी आएगा, ये बोला गया है, ठीक है। अब भारत पाकिस्तान में कैसे आ सकता है दोनों पे एक जगह? देखिए ये आपका मैप है ना। ये जो भारत पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना। जो भारत पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ ऊपर कश्मीर वाले में आ सकता है, यहाँ राजस्थान में आ सकता है, गुजरात वाले एरिया में आ सकता है, पंजाब वाले में भी। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। वैसे बेसिकली अगर आएगा इंडिया पाकिस्तान में, तो या तो यहाँ गुजरात वाले हिस्सा में आएगा, या फिर यहाँ आएगा ऊपर, कहाँ पे आएगा? कश्मीर वाले हिस्से में आएगा, ऊपर यहाँ, या फिर नीचे जो आपका गुजरात वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा। क्योंकि यही होती है टेक्टोनिक प्लेट की हरकतें, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अच्छा, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया ना अर्थक्वेक कैसे आता है। देखिए क्या होता है, हमारे जो पूरी वो है ना, जो हमारी पूरी लैंड है या पानी है, मतलब पूरे जो पृथ्वी है ना, ये जो है
ये जो है उनसे बनी हुई होती है, प्लेट से। नीचे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम क्रस्ट से बात करते हैं। क्रस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, सबसे नीचे कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम पृथ्वी को अगर हम हिस्से में काट लें, कैसे काट लें हिस्से में, जैसे केक है हमारे पास, हम उसको एक हिस्से में काट लेते हैं ना, ऐसे हमने मान लो पृथ्वी को काट लिया। देखिए, जैसे हमने पृथ्वी को ये हिस्से में काट लिया, ये रहा, ये हिस्से में काट लिया हमने पृथ्वी को, है ना। तो जो सबसे नीचे पार्ट होगा, मतलब जो पृथ्वी के सबसे अंदर हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर पृथ्वी की। जो उससे ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल। और सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट। तो जो हमारे क्रस्ट होते हैं ना, पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, ये जो है प्लेट्स से बनता है। प्लेट्स, जो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं इनको, तो ये प्लेट से बनता है ना। और ये जो है अलग अलग प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जैसे मास ऑफ लैंड होगा, वो अलग अलग उस पर होगा, प्लेट्स पे। उसी तरह जो ओशियंस वगैरह होते हैं, ये भी प्लेट्स के ऊपर होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। और ये जो है आपस में मूव करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ हिमालय बने हुए हैं, ये हिमालय हमारे यहाँ कैसे बने हैं? इनको हिमालय को बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन मतलब जो फोल्ड होके बन जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ पेपर लेके, हाँ, जैसे ये पेपर है मेरे पास, ये पेपर है मेरे पास, है ना। और इसको दोनों तरफ से मैं ताकत लगाऊं तो ये ऊपर को फोल्ड हो जाएगा, है ना। इसको फोल्डिंग माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे पेपर है मेरे पास, मैं दोनों तरफ से इसको ताकत लगाऊं तो ये ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, या फिर मैं एक तरफ से भी लगाऊंगा, जब भी फोल्ड हो जाएगा। देखिए, हो गया फोल्ड। तो ऐसे ही माउंटेन वो बने हुए हैं, ऐसे ही ऊपर को जो निकला है ये माउंटेन हो गया, मतलब पहाड़ हो गया आपका। ऐसे ही जो है हमारे हिमालय माउंटेन बने हुए हैं। क्योंकि माउंटेन देखिए 2-3 प्रकार से बनते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार होता है, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सारा कुछ कि माउंटेन किस किस प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। 3 प्रकार के वैसे माउंटेन होते हैं बेसिकली। तो जैसे वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो वो जब पढ़ाएंगे आपको, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो ये जो हमारे हिमालयाज है ना, ये जो हिमालयाज है, ये कौन है हमारे? ये है हमारे हिमालयाज। कहाँ पे है हिमालयाज? आपके कौन से वाले इलाके में? ये जो इलाका हो गया, ये वाला, ये जो है मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगा, यहीं पे आपके हिमालयाज है ना। आपको दिख रहा होगा, यहीं पे आपके हिमालयाज है, जो मैंने रेड मार्कर से मार्क कर दिया। तो ये बने कैसे हैं? ये फोल्ड माउंटेन है। तो ये फोल्ड हुए कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ, जो पृथ्वी का हिस्सा, ये जो जमीन थी, ये फोल्ड हो गई और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए। देखिए क्या हुआ, जो ये है ना, जो यहाँ पे जगह है, देखिए ये जो नीचे भारत है, ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे है। भारत जो है पूरा एक अलग हिस्सा है जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे है ना। और ऊपर जो हिस्सा है ना, ये ऊपर जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो ऊपर जहां पे चाइना वगैरह है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का मतलब इसमें कुछ हिस्सा जो यूरोप का भी आता है, कुछ हिस्सा एशिया का भी आता है, इसलिए दोनों को मिलाकर यूरेशियन प्लेट। तो जैसे मान लो ये तो यूरेशियन प्लेट है ना। ये आपकी ये यूरेशियन प्लेट है मेरे हाथ में, ये वाला जो हाथ है मेरा। और ये जो है, ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट जो है ना, जो इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट जो है, देखो यूरेशियन प्लेट तो यही है, लेकिन इंडियन प्लेट पहले नीचे हुआ करती थी, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करती थी। साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? तो देखिए, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हिंदी में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। अगर कोई हिंदी का बच्चा देख रहा हो तो एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर और ये सब जो है टेक्टोनिक प्लेट्स, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब बाकी आप समझने के लिए समझ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे इंडिया क्या था पहले, साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था, है ना। देखिए, अगर आप पढ़ोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी पढ़ोगे, जो ज्योग्राफी में आती है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं देख लूंगा हिंदी में क्या बोलते हैं। अभी देखिए, मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, हालांकि मुझे देख लेना चाहिए था, क्योंकि अर्थक्वेक का टॉपिक है तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। पर चलिए अभी के लिए छोड़ते हैं वो सब डिस्कशन। तो जो हमारी वो है आपकी जो इंडियन प्लेट है हमारी, जहां पे इंडिया बसता है, ये जो आपकी प्लेट है, ये पूरी जहां पे इंडिया है और आसपास का और बहुत सारा एरिया जो है, ये इंडियन प्लेट में आता है। तो जो इंडियन प्लेट है पहले साउथर्न हेमिस्फीयर में हुआ करती थी। जो इंडिया है ना हमारा हिस्सा, ये जो अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी पढ़ी होगी तो उसमें क्या बताया गया है, पहले जितना भी हमारे पूरी धरती है ना, धरती का मतलब जो लैंड है, जो जमीन है, जितनी भी, चाहे अब तो बहुत बहुत दूर है, कोई अमेरिका है इधर, कोई आपका यूरोप है उधर, यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, नीचे एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और भी नीचे है, ऐसे अलग अलग है। लेकिन एक समय पे ये एक साथ जुड़ी हुई थी सारी, एक समय पे एक साथ जुड़ी हुई थी सारी। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आपको पेंजिया, उसको बोलते थे पेंजिया। उसके बाद ये अलग हो गई धीरे धीरे। तो इंडिया वाला जो हिस्सा है ना, जो इंडिया वाली प्लेट है, ये पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये जब वहां से छूटी, तो जो ये ऑस्ट्रेलिया तो नीचे की तरफ को गया और इंडिया ऊपर की तरफ को आया। जो इंडिया ऊपर की तरफ को आया, तो इंडिया ऊपर की तरफ को आके, और ये जो आपकी ये वाली जो यहाँ पे यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशिया वाली जो प्लेट थी, यहां से आके टकराया इंडिया जो है, यहाँ आके टकराया। और जब इंडिया यहाँ पे टकराया तो यहाँ की जो जमीन थी वो फोल्ड होती चली गई और वो माउंटेन बन गए यहाँ पे, है ना। ये जमीन ऐसे है ही और ये माउंटेन बन गए यहाँ पे।
तो ये जो है आपके हिमालयन माउंटेन्स। तो हमारी जो ये वाली प्लेट है ना आपकी, ये जो इंडिया वाली प्लेट है, बताया जाता है ये अभी भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, अभी भी, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का मतलब है ये अभी भी आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे ये बढ़ रही है तो ये माउंटेन और ज्यादा फोल्ड होते चले आ रहे हैं। इसीलिए क्या बताया जाता है, जो हिमालयन माउंटेन है, जो हिमालय के जो पर्वत है, उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है अभी, मतलब जो चलती है हमको पता नहीं चलता, हमें, मैं एक जगह खड़ा हूं तो अभी भी चल रही होगी टेक्टोनिक प्लेट, लेकिन इतनी धीरे चलती है कि हमको पता नहीं चलता। इसीलिए जब भी आप, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ये पिछले 10 सालों में पॉइंट कुछ परसेंट, 0.04 या इतने परसेंट बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि अभी भी जो इंडिया वाली टेक्टोनिक प्लेट है ऊपर बढ़ रही है। आप जो पढ़िएगा 10 साल पहले की, क्योंकि अभी अभी चाइना ने, अभी कोई 3-1 साल पहले चाइना ने और नेपाल ने जो है इसकी हाइट नापी थी, तो .4%, 0.04% के आसपास इसकी हाइट बढ़ी है ना। तो देखिएगा कितनी हाइट बढ़ी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो पहले इसकी हाइट हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, 8488, इतनी हाइट हुआ करती थी। लेकिन इस समय पे इसकी हाइट 0.4% के आसपास बढ़ गई है। किसकी? आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसकी, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसकी। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो नीचे वाली जो आपकी इंडियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रही है, इस वजह से वहां पे। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये प्लेट लगातार बढ़ती रहती है ना, तो देखिए हमेशा जो भूकंप आएंगे वहीं पे आएंगे जहां पे प्लेट्स जो है, जहां पे प्लेट्स मिल रही होंगी। तो ये जो माउंटेन वाला इलाका है, यहाँ पे जो भूकंप आने का खतरा है, ये जो आपका नीचे, ये जो माउंटेन वाला इलाका है, यहाँ पे कहीं पे भूकंप आ सकता है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी भूकंप आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टकरा रही है आपस में, है ना। फिर इधर गुजरात वाले इलाके में आ सकता है भूकंप, क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी प्लेट टकरा रही है। इसी तरह जो अर्थ, जो आपका वो है टर्की है, वो भी एक ट्राई जंक्शन पे, वो तो एक ट्राई जंक्शन पे। ट्राई जंक्शन क्या होता है? जहां पे 3 प्लेट टकरा रही है। इसी वजह से टर्की में जो है भूकंप आता रहता है, इसी वजह से टर्की में भूकंप आता रहता है, क्योंकि ऊपर से यूरोप की प्लेट है ना, नीचे से आपकी यूरेशिया वाली प्लेट है, और तीसरी साइड से आपकी अफ्रीका वाली प्लेट है। तो वहां वो तो ट्राई जंक्शन पे है ना, जो आपका टर्की है वो ट्राई जंक्शन पे है, तीन प्लेट वहां पे टकरा रही है। यहाँ पे तो भी 2 ही टकरा रही है, लेकिन वहां पे 3 टकरा रही है, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे भूकंप आता रहता है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा होता है? अर्थक्वेक प्रोन मतलब जहां पे अर्थक्वेक आता रहता है, जहां पे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है टकराती हैं। इसी वजह से बोला गया है कि इंडिया पाकिस्तान पे जो है आ सकता है भूकंप। कहां आ सकता है, क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अर्थक्वेक कैसे होता है कि जैसे प्लेट जो है जब चलती रहती है, प्लेटों का काम क्या है, ऐसे चलेंगी, ऐसे भी एक दूसरे को ऐसे भी करेंगी, ऐसे भी करेंगी। तो जब तक ऐसे चलती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो जब तक चलती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी वजह से ये टकरा गई आपस में, या फिर किसी वजह से फंस गई ऐसे, क्योंकि देखिए रेगुलर तो होती नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल स्लाइस की तरफ कटी हुई है, जैसे हम चाकू से किसी चीज को काटे तो बिल्कुल स्मूथली कट जाता है, बिल्कुल बराबर ऐसे कट जाता है, बिल्कुल सीधा, ऐसा तो होती नहीं है। ये तो धरती का हिस्सा है, तो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ऐसे ऐसे करके खुदरा हुआ कटा हुआ होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे धरती के ये 2 हिस्से हैं, है ना, जैसे धरती के जैसे 2 हिस्से हैं, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट है ना, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, ये हो गई, है ना 2। अब ये एक दूसरे के पास आगे आ रही है ना, जब तक ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे हो रही है ना, या तो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसे ऐसे आ रही है, एक नीचे दब जा रही है, दूसरी ऊपर उठ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी वजह से दोनों आपस में टकरा गई, या तो ऊपर नीचे चलते हुए या आगे पीछे चलते हुए, ये किसी तरह से टकरा गई। टकराने का मतलब है जैसे आगे पीछे हो रही थी, किसी वजह से फंस गई। तो फंसने के बाद जब ये बहुत ताकत लगा के रिलीज होती है, मतलब निकलती है ना, तो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है, उसकी वजह से जो ऊर्जा बनती है, उसकी वजह से आपको भूकंप आता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका भूकंप आता है। समझ गए आप? तो भूकंप आपका अर्थक्वेक कैसे आता है? ओके, तो अब ये न्यूज देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट है, एक डच साइंटिस्ट है, क्योंकि जो नीदरलैंड के लोग होते हैं ना, उनको डच लोग बोलते हैं, उनको डच बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो डच ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, तो वो कहां से आई थी? नीदरलैंड से आई थी। तो एक डच साइंटिस्ट है आपके, डच एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये बोला है कि भारत में जो है बहुत ही जल्दी, भारत या पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे बहुत ही जल्दी अर्थक्वेक आ सकता है। क्या नाम है इनका? ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है फ्रैंक। इन्होंने बोला है आ सकता है बहुत जल्दी। देखिए, और इनकी बात इतनी बताई क्यों जा रही है, मतलब मैं इनकी बात आपको क्यों बता रहा हूँ, और इन्होंने जो बोला इतनी न्यूज में क्यों आ रही है बात? क्योंकि देखिए, जब ये टर्की वाला अर्थक्वेक आया था ना, तो इससे कुछ दिन पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि टर्की में जो है बहुत भयंकर, जो है टर्की के आसपास, ऐसे नहीं बोला था इन्होंने कि टर्की में बिल्कुल यही इसी जगह पे आएगा, नहीं, टर्की के आसपास, टर्की के आसपास जो देश है ना, और यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है बहुत तगड़ा कुछ दिनों में, अगले में, और वो आया भी है ना। तो इसी वजह से इनकी बात जो है सुनी जा रही है बहुत ज्यादा कि इंडिया पाकिस्तान में आएगा। तो इन्होंने 2 जगह बताई, एक तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो, और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है हमारा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा में कौन सा हुआ हमारा? ये है नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, यहाँ पे और चाइना वाला जो बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही है। ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे,
नहीं या यहाँ पे है ना, इन जगहों पे जो है आ सकता है अर्थक्वेक। ओके, ये इन्होंने बोला है, तो ये इन्होंने बोला है, ठीक है। बाकी जब आएगा तो देखते हैं, हालांकि इन्होंने कोई डेट स्पेसिफिक नहीं बताई, पर बताया है बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बहुत ही जल्दी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, या नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया का हिस्सा है चाइना के बॉर्डर पे बहुत ही जल्दी है आने की पूरी पूरी आशंका है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, पूरा बोर्ड देख लीजिए एक बार आप, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो गाइस मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करी है, जो भी सारे पॉइंट्स थे, जो भी न्यूज थी। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया है। तो जो भी मेरा शाम का लेक्चर होगा, शाम का करंट अपडेट्स का या कल सुबह का करंट अपडेट का, उसमें मैं सबसे पहले जो आपकी परेशानी होगी उसको समझाऊंगा, उसके बाद जो है मेरा जो भी मेरी न्यूज होगी वो कवर करूंगा। तो आप काम जरूर, अपना जो काम है, आपका काम है आपको पढ़ना है और पूछना है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, काम मेरा है बताने का, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रहा हूं, तो ये इसका मतलब क्या है, मैं आप ये सब आपको समझा भी सकता हूं, है ना, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको समझा भी सकता हूं। हो सकता है किसी वजह से अभी समझा ना पाया हूं, कोई आपका टेक्निकल कोई मतलब कोई कम्युनिकेशन वो हो गया, फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से ना समझा पाया, कुछ और परेशानी हो, तो आप जो है पूछ सकते हैं दोबारा, और मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरी परेशानी है कि कैसे आपको समझाना है, मेरा काम समझाना है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। और आपका काम पूछना है और पढ़ना है, पढ़िए और पूछिए मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।